हाय एवरीवन, एजी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी के नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं और उसमें जानेंगे कि आखिर जो चैप्टर है नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे कि आखिर नर्वस सिस्टम होता क्या है, नर्वस सिस्टम की संरचनाएं क्या होती है। और यहाँ से क्वेश्चन लगातार आते हैं, इसलिए नर्वस सिस्टम को पढ़ना काफ़ी आवश्यक होता है। हम तो लगातार पढ़ाएंगे, डिटेल्स में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी कुछ विशेष पॉइंट को पढ़ाएंगे, ऐसे पॉइंट जो सीधे एग्जाम में आते हैं, तो उन्हीं सभी को आज बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम, देखिए नर्वस सिस्टम को इंग्लिश में, नर्वस सिस्टम तो हमारा इंग्लिश टर्म है, इसे हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो तंत्रिका तंत्र और नर्वस सिस्टम होता है, यह तीन प्रकार का होता है। सीएनएस, ठीक है, उसके बाद होता है पीएनएस और उसके बाद होता है एएनएस। ठीक है, तीन टर्म होते हैं। सबसे पहले हम इसके टर्म को देखते हैं कि आखिर कौन कौन से तीन टर्म होते हैं। फर्स्ट होता है सीएनएस। क्या होता है? सीएनएस। दूसरा होता है एफएनएस। पीएनएस। क्या होता है? पीएनएस। ठीक है, और थर्ड जो हमारा होता है वह होता है एएनएस। अब देखिए, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस क्या है? सेंट्रल नर्व सिस्टम, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद फेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा जो होता है वह है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्या होता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसका हिंदी जान लीजिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र फर्स्ट होता है। ठीक है, उसके बाद पीएनएस जो होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। और जो हमारा एएनएस होता है, यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। क्या होता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब समझिए, इस बातों को समझिए कि सबसे पहले जानें कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। देखिए, नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी की संपूर्ण क्रियाओं पर क्या करता है? नियंत्रण एवं समन्वय बना करके रखता है। कि हम लोग कुछ सोच रहे हैं, हमारी याददाश्त क्या है, हम लोग कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यह सभी किस पे डिपेंड करता है? नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करता है। यही क्या होता है, जिसका काम नहीं करता है तो सामान्य रूप से लोग कहते हैं कि उसका नर्वस खराब, वह नर्वस हो गया है, यानी उसकी मस्तिष्क, यानी उसकी जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र वह काम नहीं कर रहा है। और इसी का भाग है मस्तिष्क। यानी सीएनएस के अंतर्गत दो प्रकार के टर्म आते हैं, एक होता है मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो फिर से समझिए कि तंत्रिका तंत्र के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर देखेंगे कि सीएनएस के अंतर्गत दो पार्ट होते हैं। एक होता है सीएनएस के अंतर्गत हम लोग दो पार्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं ब्रेन। क्या पढ़ते हैं? ब्रेन। और सेकंड में पढ़ते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड। क्या पढ़ते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु। क्या बोलते हैं इसे? मेरुरज्जु। इसे हिंदी में मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तिष्क। और इसे क्या कहते हैं? मेरुरज्जु। क्या कहते हैं? मेरुरज्जु। देखिए, यह कंपटीशन का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, यानी मस्तिष्क से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसके जो ग्रंथियाँ होती है, ठीक है, इसके जो पार्ट होते हैं, उन सभी पार्ट से आते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि यह कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा कि जो हमारे सीएनएस होते हैं, सीएनएस का काम क्या होता है, सीएनएस का काम क्या होता है। तो यह जो होता है सीएनएस, यह हमारी बॉडी पर नियंत्रण एवं समन्वय बना करके रखता है। कौन? तो सीएनएस। और सीएनएस जो होता है तंत्रिका तंत्र की एक मूल इकाई होती है। तंत्रिका तंत्र की एक मूल इकाई होती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की, जिसका नाम है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की एक मूल इकाई होती है न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन। और देखिए, यह जो न्यूरॉन होता है, यह शरीर के विभिन्न भागों में सूचनाओं को पहुंचाने का काम करता है। कौन? तो न्यूरॉन। ठीक है, यह तंत्रिका तंत्र की यह तंत्रिका तंत्र की क्या है? सबसे मूल इकाई है। क्या है? इसे मूल इकाई कहा जाता है। साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई के साथ साथ इसे एक और अन्य नाम से जाना जाता है, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक या रचनात्मक इकाई कहा जाता है। किसे? संरचनात्मक या रचनात्मक। ठीक है, किसे कहा जाता है? संरचनात्मक या
संरचनात्मक या ENS यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। संरचनात्मक या रचनात्मक या संरचनात्मक इकाई कहा जाता है, ठीक है। संरचनात्मक इकाई कहा जाता है किसे? तो यह न्यूरॉन को, ठीक है। न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन यह जो होता है तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई होता है, और इसे तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन जो होता है इसे नर्व सेल के नाम से भी जाना जाता है, इसे नर्व सेल भी कहा जाता है। यह न्यूरॉन जो है, ये न्यूरॉन इसका अंग्रेजी नाम है, हिंदी नाम इसका और है तंत्रिका कोशिका। क्या कहा जाता है इसे? तंत्रिका कोशिका भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका। और जो होता है यह शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। क्या है? यह सबसे बड़ी कोशिका है। कौन सबसे बड़ी कोशिका है? कौन? तो न्यूरॉन है। फिर से समझिएगा, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई न्यूरॉन को कहा जाता है। यह कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई भी इसे कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो वह हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम नर्व सेल भी होता है। उसके बाद समझिएगा, यह सबसे बड़ी कोशिका होती है, यानी शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है? कोशिका। कौन होता है? तो न्यूरॉन होता है। इसकी संख्या हमारे शरीर में लगभग 2 अरब होता है। कितनी संख्या होता है? इसकी संख्या लगभग 2 अरब होता है। किसकी संख्या 2 अरब होता है? तो न्यूरॉन की संख्या हमारे शरीर में लगभग 2 अरब होती है। यह मुख्य पॉइंट है। और क्वेश्चन इससे क्या करता है कि तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक या रचनात्मक को संरचनात्मक भी कहता है, तो संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो वह होता है न्यूरॉन। इसे तंत्रिका कोशिका इसका हिंदी नाम है, न्यूरॉन इसका इंग्लिश नाम है। एक और इसका नाम नर्व सेल भी कहा जाता है। यह शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है और इसकी संख्या लगभग हमारे शरीर में 2 अरब होती है। अब आइए CNS को जानेंगे। CNS के 2 पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो आज हम लोग देखेंगे CNS के दोनों पार्ट को, ब्रेन और स्पाइनल कोड। सबसे महत्वपूर्ण है हमारा ब्रेन और उसके बाद है स्पाइनल कोड। तो चलिए ब्रेन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलें, एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक है। चलिए अब देखेंगे कि हमारी जो CNS है, CNS का काम क्या है। यह हमारे शरीर पर क्या करता है? CNS यह शरीर पर हमारी सेंट्रल नर्व सिस्टम जो होता है, यह हमारी शरीर पर क्या करता है? नियंत्रण एवं समन्वय को बना करके रखता है। कौन? CNS क्या करता है? नियंत्रण एवं समन्वय को बना करके रखता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। साथ ही साथ इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है ब्रेन। क्या होता है? ब्रेन। और ब्रेन के बारे में हम लोग जानते हैं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तिष्क। तो आइए ब्रेन के बारे में जानते हैं कि आखिर ब्रेन क्या होता है, इसकी संरचनाएं कैसी होती है। देखिए जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन वह कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का हमारा ब्रेन होता है, ठीक है। चलिए यह कुछ इस प्रकार का हमारा मानव का ब्रेन होता है। इसमें जो होते हैं, इस ब्रेन के ऊपर 8 हड्डियां होती है। 8 हड्डियों की एक संरचना होती है। क्या होती है? 8 हड्डी की एक संरचना होती है, जिस संरचना को क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। 8 हड्डियों की एक संरचना होती है और इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेनियम। इस देखिए हमारी जो ऊपर की त्वचा है, इस त्वचा के अंदर एक हड्डियों की संरचना होती है, जिस हड्डियों की संरचना को क्या कहते हैं? क्रेनियम। किसके? तो मस्तिष्क के। साथ ही साथ इसके अंदर यहाँ पर एक झिल्ली होती है, इसके अंदर, जो कि हमें मस्तिष्क की सुरक्षा को प्रदान करने के लिए होती है। इसी झिल्ली का नाम है मेनिंजस झिल्ली। क्या नाम है? मेनिंजस झिल्ली। क्या नाम है? मेनिंजस झिल्ली। समझिएगा, इसी झिल्ली का नाम है मेनिंजस झिल्ली। और इसी झिल्ली में जब संक्रमण हो जाता है तो एक बीमारी होती है, जिस बीमारी का नाम है मस्तिष्क ज्वर या मेनिंजाइटिस। क्या होता है? जब इसमें संक्रमण हो जाएगा, संक्रमण समझ रहे हैं, जब यह संक्रमित हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा, तो एक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? और संक्रमण जब होता है तो यह क्या हो जाता है? फूल जाता है, थोड़े से सूज जाता है, झिल्ली है, ठीक है। तो जब एक बीमारी होती है, जिस बीमारी का नाम है मेनिंजाइटिस,
और इस मेनिनजाइटिस की जो जांच होता है, मेनिनजाइटिस, इसे मस्तिष्क ज्वर भी कहा जाता है, और इसकी जांच जो होती है एमआरआई के द्वारा होता है। किसके द्वारा? एमआरआई। अब एमआरआई का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। क्या होता है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। क्या होता है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ये भी क्वेश्चन करता है कि मेनिंजाइटिस रोग की जांच किसके द्वारा? तो एमआरआई के द्वारा करते हैं। और ये भी क्वेश्चन करता है कि जब मेनिंजस झिल्ली में संक्रमण हो जाता है, वायरल और बैक्टीरियल दोनों प्रकार का संक्रमण इसमें होता है, वायरल भी होता है, बैक्टीरियल भी होता है, दोनों प्रकार के संक्रमण होते हैं। तो जब संक्रमण हो जाता है तो कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस, जिसे मस्तिष्क ज्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क ज्वर। मस्तिष्क ज्वर भी कहा जाता है इसे। और जो होता है इसकी जांच एमआरआई के द्वारा किया जाता है। एमआरआई का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। फिर से समझिएगा, हमारी मस्तिष्क जो होती है, चमड़े के अंदर एक 8 हड्डियों का समूह होता है, जिसे क्या कहा जाता है? क्रेनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो खोपड़ी होता है उसमें 8 हड्डियां होती है। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 8 हड्डियां होती है। और इन 8 हड्डियों को क्या कहा जाता है? क्रेनियम कहा जाता है। साथ ही इसके अंदर एक झिल्ली होती है जो कि सुरक्षा प्रदान करती है हमको। क्या कहती है? सुरक्षा प्रदान करती है। उस झिल्ली का नाम है मेनिंजस झिल्ली। यह झिल्ली होती है, इस झिल्ली का नाम है मेनिंजस झिल्ली। और इसी झिल्ली में जब संक्रमण हो जाता है तो मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है। कौन सा? मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है। अब देखिएगा, इस मेनिंजाइटिस नामक रोग, यह क्या है? संक्रमण से एक रोग होता है जिस रोग का नाम है मेनिंजाइटिस। और जब यह रोग हो जाता है तो इस रोग की जांच जो होती है किसके द्वारा? तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, हम लोग ब्रेन जो पढ़ रहे हैं, इस ब्रेन के बारे में जानेंगे कि इस ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं। क्या जानेंगे? इस ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं। तो चलिए इस ब्रेन के पार्ट को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए। इस ब्रेन के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं, एक अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और क्या होता है? पश्च मस्तिष्क। इनके पार्ट को हम लोग देखने वाले हैं। तो फिर से एक बार समझ लीजिएगा। और एक और पार्ट होता है जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड से एक रस निकलता है। जैसे यह हमारी मस्तिष्क हो गई, यह हमारा मस्तिष्क हो गया। ठीक है, देखिए यह हमारी मानव का मस्तिष्क हो गया। और इस मस्तिष्क में एक द्रव निकलता है। क्या निकलता है? एक द्रव, एक प्रकार का द्रव निकलता है, जिस द्रव के द्वारा क्या होता है? जिस द्रव का नाम है, यहीं पर एक द्रव निकलता है जिस द्रव का क्या नाम है? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। बराबर क्वेश्चन करता है कि सेरिब्रो स्पाइनल द्रव क्या होता है? यह मस्तिष्क, यह सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, यह अवलंगाटा जो होता है पश्च मस्तिष्क का एक भाग है, वहीं पर जुड़ा होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड के पास से ही एक द्रव निकलता है जिस द्रव का नाम है सेरिब्रम द्रव। ये सेरिब्रम स्पाइनल द्रव। क्या नाम है? सेरिब्रम स्पाइनल द्रव। क्या नाम है? सेरिब्रम स्पाइनल द्रव नाम है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए इस बातों को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि हमारी खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होता है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होता है। और इनको क्या कहा जाता है? क्रेनियम कहा जाता है। एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा बनता है कि मेनिंजस झिल्ली में संक्रमण से कौन सी बीमारी? तो मेनिंजाइटिस नामक बीमारी होती है और इसे मस्तिष्क ज्वर भी कहा जाता है। साथ ही एक भी क्वेश्चन पड़ता है कि एमआरआई का पूरा नाम क्या है? तो एमआरआई का पूरा नाम जो है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग है। और एक और भी क्वेश्चन करता है कि मेनिंजाइटिस की जांच के लिए क्या किया जाता है? तो एमआरआई किया जाता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग को किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्रेन के 3 पार्ट्स को। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि ब्रेन के 3 जो पार्ट होते हैं वह कौन कौन होते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखने वाले हैं ब्रेन के 3 पार्ट, यानी हम लोग मस्तिष्क को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? मस्तिष्क को पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर मस्तिष्क ठीक है, मस्तिष्क हो गया। इस मस्तिष्क का वजन जो होता है, समझिएगा, इस मस्तिष्क का वजन 1250 ग्राम से क्या होता है? 1250 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। 1250 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। सामान्यतः फीमेल का जो होता है मस्तिष्क का वजन मेल से कम होता है। क्या होता है? सामान्यतः फीमेल का वजन उसके मस्तिष्क का वजन 1250 से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो मेल का जो होता है मस्तिष्क का वजन वह 1350 से लेकर 1400 के बीच होता है।
अब आइए मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, इन पार्ट को देखते हैं। ठीक है, चलिए तीनों पार्ट को एक बार लिख देते हैं और फिर उसके बाद हम आपको समझाते हैं। ठीक है, इसके 3 पार्ट हुए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा हम इंक डाल ले। ठीक है, चलिए इसके जो 3 पार्ट होते हैं, एक होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, इन तीनों पार्टों को एक एक करके हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप सभी को बता देते हैं कि यह 3 पार्ट कौन कौन है। ठीक है, चलिए देखिए इसके जो 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट हमारा होता है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क क्या होता है? अग्र मस्तिष्क। दूसरा जो होता है मध्य मस्तिष्क, क्या होता है? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क होता है। और तीसरा जो हमारा होता है, तीसरा यह पश्च मस्तिष्क होता है, पश्च मस्तिष्क होता है। ठीक है, अब समझिएगा, पश्च मस्तिष्क यह अग्र मस्तिष्क 2 प्रकार का, उसके बाद मध्य मस्तिष्क भी क्या होता है? 2 प्रकार का, और हमारा पश्च मस्तिष्क वह भी 2 प्रकार का होता है, यानी इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। और 2-3 बातें हैं जो मस्तिष्क से संबंधित है। हमारा मस्तिष्क जो होता है वो सामान्यतः 2 भागों में बटा होता है, सामान्यतः 2 भागों में बटा होता है। ऊपर से दिखाई देता है कि यह 1 भागों में है, लेकिन यह जो हमारी मस्तिष्क है यह 2 भागों में बटा हुआ होता है। यह इसका राइट साइड जो होता है हमारे लेफ्ट साइड पर अपना क्रियान्वय और समन्वय बना करके रखता है, और जो लेफ्ट साइड होता है वह राइट साइड पर अपना समन्वय और क्रियान्वय बना करके रखता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं अग्र मस्तिष्क को और इसके पार्ट को। ठीक है, देखिए चलिए अब देखते हैं अग्र मस्तिष्क को और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अग्र मस्तिष्क के जो 2 पार्ट होते हैं वह होता है फर्स्ट सेरिब्रम और दूसरा होता है डाइएनाफिलांस। क्या होता है? डाइएनाफिलांस। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझिएगा, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क एकदम आराम से कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा अग्र मस्तिष्क फॉर ब्रेन भी इसे कहा जाता है, फॉर ब्रेन। ठीक है, यह जो होता है मस्तिष्क का 2 बटा पार्ट, यानी संपूर्ण मस्तिष्क 3 पार्ट हुए। एक हुआ अग्र मध्य और पश्च जो होता है, जो अग्र मध्य और पश्च होता है, लेकिन जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है ये संपूर्ण मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। कितना होता है? सबसे अधिक 2/3 भाग होता है। कितना होता है? 2/3 भाग होता है। अब आइए इसमें देखते हैं, यह जो होता है यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो फर्स्ट जो होता है अग्र मस्तिष्क का वह होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम। ठीक है, यह होता है सेरिब्रम। और सेकंड जो होता है डाइएनाफिलांस। क्या होता है? डाइएनाफिलांस, डाइएनाफिलांस होता है। यह डाइएनाफिलांस जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है थैलेमस और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। एक होता है थैलेमस और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। फिर से समझ लीजिएगा, यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो एक होता है थैलेमस और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। फिर से समझिए कि जो हमारी मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क होते हैं उसके 2 पार्ट, सेरिब्रम, दूसरा होता है डाइएनाफिलांस। इसके 2 पार्ट होते हैं डाइएनाफिलांस के, सेरिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो आइए सेरिब्रम के बारे में जानते हैं कि सेरिब्रम क्या करता है, इसका काम क्या है, हमारे शरीर पर यह क्या प्रभाव डालता है। तो सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम क्या करता है? यह यादाश्त, विवेक क्या करता है? विवेक, कोई व्यक्ति तेज है यानी उसका सेरिब्रम बहुत ही जबरदस्त है, ज्ञान। ठीक है, इन सब की जानकारी कौन करता है? तो सेरिब्रम। यानी कोई व्यक्ति याद कर ले रहा है, तुरंत ही याद कर ले रहा है, देखा और याद कर लिया, वह कभी भूल नहीं रहा, तो उसका क्या काम कर रहा है? तो उसका सेरिब्रम बहुत तेज है। क्या तेज है? तो उसका सेरिब्रम बहुत तेज है। साथ ही हम लोग देख रहे हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस को। तो आइए थैलेमस और हाइपोथैलेमस को देखेंगे फिर से एक बार। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता, या सभी के जिम्मेवार कौन होता है? सेरिब्रम। या सेरिब्रम ही सारे कामों को देखता है। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं हम लोग थैलेमस। क्या देख रहे हैं? थैलेमस और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? थैलेमस और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। देखिए थैलेमस जो होता है यह बाहर के वातावरण के ताप को बताता है, बाहर के वातावरण, जैसे तापांतर को बताता है। क्या बताता है? तापांतर समझ रहे हैं, यानी कोई वस्तु गर्म है कि ठंडा है, यह कौन बताता है? तो हाइपोथैलेमस थैलेमस बताता है। कौन? थैलेमस। यह क्या बताता है? गर्म और ठंडा का एहसास कराता है। गर्म ठंडा का एहसास कौन कराता है?
कौन कराता है? तो यह थैलेमस। जैसे हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो वहाँ पर स्पर्श करने के पश्चात हमें ठंडा और गर्म जो महसूस होता है, यह सब किसका काम है? तो यह थैलेमस का काम है। किसका काम है? थैलेमस का। उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है ना, इसके बारे में समझिएगा। हाइपोथैलेमस यह क्या करता है? हाइपोथैलेमस यह अनैच्छिक क्रियाओं को करवाता है। क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को करवाता है। जैसे यह क्या करता है? यह पहली बात तो यह आंतरिक टेम्परेचर को बनाए रखता है। पहली इसकी बात क्या है कि यह आंतरिक टेम्परेचर को, यानी जो हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जब केल्विन में लीजिएगा तो 273 में 27 जोड़ दीजिए 310 केल्विन होता है। यह हमारे शरीर का टेम्परेचर जो होता है यह कौन बनाए रखता है? तो हाइपोथैलेमस बनाए रखता है। साथ ही साथ यह क्या करता है? अनैच्छिक क्रिया। अब अनैच्छिक क्रिया कौन कौन सी हुई समझिएगा कि अनैच्छिक क्रिया कौन कौन सी हुई। तो अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत जैसे घृणा, भूख, प्यास, जो कि जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है, अब अनैच्छिक क्रियाओं को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, समझिएगा अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या आएगा? अनैच्छिक क्रिया। ठीक है, समझिए अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या है? जैसे भूख लग गया, वह उस पर आपका नियंत्रण नहीं है, भूख पर आपका नियंत्रण नहीं होता है। भूख लग गया, प्यास लग गया। ठीक है, साथ ही साथ किसी से घृणा हो गया, प्यार हो गया, यह सभी क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और जो हाइपोथैलेमस वाला जो ग्लैंड होता है ना, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, यह जो होता है ज़्यादातर जो होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, यह विकसित होता है। ज़्यादातर विकसित जिन लोगों का होता है उन्हें भूख प्यास जो होती है बहुत ज़्यादा लगता है। साथ ही घृणा, द्वेष और प्यार वाली मतलब यह सब लव वगैरह जो क्या होता है, अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है, यह सभी हाइपोथैलेमस के कारण होता है। साथ ही आप लोग एक बार समझिएगा कि अग्र मस्तिष्क जो होता है यह मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। बचा कितना? तो 1/3 भाग, यानी सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो अग्र मस्तिष्क फोरब्रेन होता है। इसके बाद देखिए अग्र मस्तिष्क के 2 पार्ट, एक हुआ सेरेब्रम और दूसरा हुआ डाइएनाफिलन्स। सेरेब्रम का क्या काम है? याददाश्त, विवेक, ज्ञान, साथ ही साथ सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता जो है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं निर्णय लेने की क्षमता। यानी निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, निर्णय लेने की क्षमता, ये सब किस पर डिपेंड करती है? कोई व्यक्ति अगर निर्णय ले रहा है तो उसका सेरिब्रम क्या है? बहुत ही मजबूत है। सेरिब्रम क्या है? बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है, जो कि उसे निर्णय लेने, कोई व्यक्ति देखते ही याद कर लिया, यानी उसका सेरिब्रम बहुत तेज है। उसका विवेक, अगर कोई व्यक्ति विवेक से कोई काम कर रहा है, यानी वहां पर उसका सेरिब्रम ही यूज हो रहा है। उसके बाद देखिएगा डाइएनाफिलांस जो होते हैं, इसके 2 भाग होते हैं डाइएनाफिलांस के। कौन कौन? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, थैलेमस जो होता है, समझिएगा बातों को, थैलेमस जो होता है यह बाहर के तापांतर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी कोई व्यक्ति ठंडा गर्म जो महसूस होता है, ये सभी थैलेमस के कारण होता है। एक होता है हाइपोथैलेमस, यह अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत भूख, प्यास, घृणा, प्यार, इन सभी बातें जो होती है अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। साथ ही साथ जो होता है, यह साथ ही साथ हमारे शरीर के आंतरिक टेम्परेचर, यानी शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है, वह कौन बनाए रखता है? तो वह हाइपोथैलेमस ग्लैंड 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन होता है हमारे शरीर का सामान्य जो ताप होता है। साथ ही साथ यह पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, उसको भी लैंगिक सूचनाएं प्रदान करता है। कौन? तो हाइपोथैलेमस जो है पीयूष ग्रंथि को लैंगिक सूचनाएं प्रदान करता है। यह हुआ हमारा अग्र मस्तिष्क। अब देखेंगे मध्य मस्तिष्क को, मध्य मस्तिष्क के पार्ट को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मध्य मस्तिष्क के पार्ट को हम लोग देखने वाले। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और या फिर से एक बार समझ लीजिए, यह काफ़ी इजी पार्ट है। अग्र मस्तिष्क 2 पार्ट, कौन कौन? तो फर्स्ट हुआ हमारा अग्र मस्तिष्क 2 पार्ट, कौन कौन? तो फर्स्ट हमारा हो गया सेरिब्रम, दूसरा हो गया डाइएनाफिलांस। डाइएनाफिलांस 2 भाग, कौन कौन? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। देखिए नाम जो है इनका समान है तो काम भी थोड़ा बहुत समान है। कौन कौन? तो ताप वाला काम दोनों का समान है, नाम समान है तो ताप वाला काम। खाली इनकी क्या है कि अनैच्छिक क्रिया, भूख प्यास लगना, घृणा, द्वेष वगैरह जो घटनाएं होती है वह अनैच्छिक क्रियाओं के साथ ही साथ
यह जो रिप्रोडक्शन सिस्टम से संबंधित सूचनाएं जो होती है यह पीयूष ग्रंथि को देता है, और पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है। साथ ही साथ पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। हम पूरे ग्लैंड को जब बताएंगे तो बॉडी में जितने भी ग्लैंड है उनको फिगर वाइज करके आप सभी को बताएंगे। तब तक आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मध्य मस्तिष्क को बता रहे हैं, उसके बाद पश्च मस्तिष्क को आप सभी को बताएंगे। ठीक है, चलिए मध्य मस्तिष्क जो होता है ना, मध्य मस्तिष्क इसका दो पार्ट होता है, उन दोनों पार्ट को हम आप सभी को बताते हैं। ठीक है, चलिए मध्य मस्तिष्क के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेरिब्रल और दूसरा होता है कर्पोरा क्वार्टिजेडा। क्या होता है? कर्पोरा, एक होता है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, मध्य मस्तिष्क के दो पार्ट, एक हुआ कर्पोरा सेरेब्रल, क्या हुआ? सेरेब्रल। ठीक है, और दूसरा हुआ कर्पोरा क्वार्टिजेना। क्या हुआ? कर्पोरा क्वार्टिजेना, कर्पोरा क्वार्टिजेना। क्या हुआ? कर्पोरा क्वार्टिजेना। यह दो पार्ट हुए किसके? तो यह मस्तिष्क के दो पार्ट, फर्स्ट हुआ सेरेब्रल और दूसरा हुआ कर्पोरा क्वार्टिजेना। अब आइए इनके बातों को समझते हैं। कर्पोरा क्वार्टिजेना जो होता है, कर्पोरा क्वार्टिजेना, यह सुनने और समझने की क्षमता को, यानी इसी से पता चलता है कि वह सुन करके पता चलता है कि वह मेरा है। यह देखने की क्षमता को, देख करके पता चलता है कि यह सामान, यह वस्तु मेरी है और यह दूसरे की है। देखने और सुनने की क्षमता कौन करता है? तो कर्पोरा क्वार्टिजेना के अंतर्गत देखने और सुनने का काम कौन करता है? देखने और सुनने का। इससे क्या होता है? देख और सुनकर यह पता चलता है कि यह वस्तु, यह चीज़ मेरी है। सुन करके पता चलता है कि यह जो हम लोग सुन रहे हैं, यह सुनते ही क्या सूचना जो प्रदान करता है वह कर्पोरा क्वार्टिजेना का काम है। ठीक है, चलिए साथ ही एक बात को समझिएगा, सेरिब्रल जो होता है इसका कोई काम नहीं होता है। क्या होता है? सेरिब्रल का कोई काम नहीं होता है। साथ ही जो सेरिब्रल होता है, सेरिब्रल, इसका कोई काम नहीं होता है। यह रस्सी के समान एक संरचना होती है और इसका कोई खास काम नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये क्या होता है? रस्सी के समान एक संरचना होती है। तो कर्पोरा क्वार्टिजेना जो होता है इसका काम है देखने और सुनने की जो हमारी क्षमताएं हैं, जिसके द्वारा सुन करके हम महसूस करते हैं कि यह अपना है, यह काम करना है। ठीक है, तो यह सभी कौन काम करता है? तो कर्पोरा क्वार्टिजेना। और देख करके समझते हैं कि यह हमारा है और वह उसका है। यह सभी क्या है? कर्पोरा क्वार्टिजेना का काम है। तो अब चलेंगे पश्च मस्तिष्क की तरफ और पश्च मस्तिष्क की बातों को देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चले। ठीक है, पश्च मस्तिष्क करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़े से स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आप सभी को बताएंगे। उसके बाद क्लासेज को एंड किया जाएगा। तब तक आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले। कल जो रस्सी के समान एक संरचना होती है, उसके बाद देखना देखने और सुनने की जो कार्य होता है वो कर्पोरा क्वार्टिजेना का होता है। साथ ही साथ हम लोग पश्च मस्तिष्क को देखेंगे और पश्च मस्तिष्क की बातों को समझेंगे। ठीक है, चलिए कि आखिर पश्च मस्तिष्क क्या होते हैं। तो पश्च मस्तिष्क के तीन पार्ट कौन कौन? तो आइए देखते हैं पश्च मस्तिष्क के तीन पार्ट कौन कौन है। ठीक है, पश्च मस्तिष्क के जो तीन पार्ट हैं उसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? पश्च मस्तिष्क के तीन पार्ट है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। ठीक है, पश्च मस्तिष्क, देखिए जो पेड क्लासेज को ज्वाइन करना चाहते हैं वे लोग ज्वाइन कर ले पेड क्लासेज को। ठीक है, चलिए पेड क्लासेज बहुत जल्द स्टार्ट होगा। थोड़े से बाढ़ के कारण जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्लासेस क्या किया गया है, उनके लिए क्लासेस को रोक करके रखा गया। और थोड़ी सी मौसम की भी खराबी चल रही है जिसके कारण टेक्निकली प्रॉब्लम्स आ गए हैं। ठीक है, सर्वर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसके कारण क्या हो जाता है, क्लासेस को लेने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। ठीक है, साथ ही साथ लाइट्स वगैरह की भी प्रॉब्लम चलता है, तो हम लोग क्लासेस को नहीं ले पाते हैं, इसलिए क्लासेस कुछ डिस्टर्ब चल रही है। तो हम लोग बहुत जल्द उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। जैसे ही व्यवस्थाएं सुधरती है क्लासेज फिर से कंटिन्यू रहेगा, एक भी क्लासेज ड्रॉप नहीं होगी। यानी कल से तो क्लासेज कंटिन्यू रहेगा। 2-3 क्लासेज आप सभी को जरूर ही प्रोवाइड करने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए अब देखेंगे हम लोग मध्य मस्तिष्क तो देख लिए, पश्च मस्तिष्क को देखने वाले हैं। पश्च मस्तिष्क, देखिए पश्च मस्तिष्क जो होता है इसके होते हैं 3 पार्ट। क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा सेरिबेलम। क्या होता है? सेरिबेलम। ठीक है, क्या होता है? सेरिबेलम। क्या होता है फर्स्ट पार्ट? सेरिबेलम। अब देखिए सेरिबेलम का काम क्या है। उसके बाद सेकंड जो हमारा पार्ट होता है वह होता है पांस। इसे इंग्लिश में ब्रेथिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेथिंग। ठीक है, और जो हमारा थर्ड पार्ट होता है वह होता है मेड्यूला ऑब्लंगाटा। क्या होता है? मेड्यूला
मेड्यूला सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है? मेड्यूला ऑब्लंगाटा, ऑब्लंगाटा, ठीक है, ऑब्लंगाटा, यह सबसे क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेरिबेलम जो होता है ये ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है, यानी हम लोग चल रहे हैं, अपनी इच्छा से चल रहे हैं, हम जो हैं कलम से यहाँ पे लिख रहे हैं, ये मेरी इच्छा है, हम लोग ऐच्छिक पेशियों को क्या करते हैं? नियंत्रित करता है। क्या करता है? ऐच्छिक पेशी को नियंत्रित करता है, ऐच्छिक पेशी को नियंत्रित करता है, ठीक है, ऐच्छिक पेशी को नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा हमारा जो पॉन्स होता है, पॉन्स यह श्वसन, जो हम लोग सांस लेने और छोड़ने की क्रिया है, इसको कौन नियंत्रित करता है? तो हमारा पॉन्स करता है। कौन? पॉन्स। सांस लेने, श्वसन क्रिया, क्या करता है? श्वसन क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो वह नियंत्रित करता है, पॉन्स का काम है कि वह श्वसन क्रिया को नियंत्रित करेगा। साथ ही साथ समझिए यह मेड्यूला ऑब्लंगाटा जो है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा यह क्या करता है? इसके कार्यों को देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, अन्य ग्रंथियों के स्राव को क्या करता है? नियंत्रित करता है, यानी जब लंबाई बढ़ रही है तो लंबाई वाली ग्रंथि को रोकेगा। साथ ही साथ जो मतलब शरीर में जब जब जिन ग्रंथियों की आवश्यकता होती है स्राव की, उन सभी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करने का काम किसका है? तो मेड्यूला ऑब्लंगाटा का। अब समझिए यह रुधिर को नियंत्रित करता है। क्या करता है? रुधिर को नियंत्रित करता है, रुधिर को नियंत्रित करता है कौन? मेड्यूला ऑब्लंगाटा। क्या करता है? रुधिर को नियंत्रित करता है, रुधिर को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ यह यहाँ पर होता है गर्दन के पास मेड्यूला ऑब्लंगाटा, और जो होता है यह क्या करता है कि विभिन्न प्रकार के मेड्यूला ऑब्लंगाटा जो होता है, यह विभिन्न प्रकार के जो हमारे शरीर में, समझिएगा, विभिन्न प्रकार के जो हमारे शरीर में ग्रंथि स्राव होता है, ग्रंथि स्राव को नियंत्रित करता है, ग्रंथि स्राव को नियंत्रित करता है, ठीक है, ग्रंथि स्राव को नियंत्रित करता है। यह जो हो गया, और इसी के यह मेड्यूला ऑब्लंगाटा के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? मेड्यूला ऑब्लंगाटा के अंतिम भाग को ही स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। मेड्यूला ऑब्लंगाटा के लास्ट भाग को क्या कहा जाता है? स्पाइनल कॉर्ड का बना होता है, ठीक है। यह ऑब्लंगाटा का अंतिम भाग होता है, यानी यहाँ पर होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए स्पाइनल कॉर्ड से और किससे? मस्तिष्क से निकलने वाली, आइए पीएनएस और आरएनएस को देखते हैं, ठीक है, पीएनएस और एएनएस को देखते हैं, ठीक है। हमने सीएनएस देख लिया, ठीक है। चलिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है पीएनएस, उसके बारे में जानते हैं। चलिए हमारा पीएनएस जो होता है, फिर से समझिएगा, हमारा जो पीएनएस होता है उसमें क्या होता है? तो पीएनएस जो होता है, पीएनएस, इसका नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अब देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हैं। इसका क्या होता है? परिधीय जो होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है इसका हिंदी। और पीएनएस जो होता है, पीएनएस जो होता है, यह किससे बना होता है? तो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड से, यानी मेरुरज्जु से, स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली कोशिकाओं से, निकलने वाली कोशिका से यह क्या होता है? बना होता है, ठीक है, बना होता है। अब देखिए हमारे मस्तिष्क में जो होती है, हमारे मस्तिष्क में 12 तंत्रिका कोशिकाएं, और हमारे मस्तिष्क में 12 तंत्रिका कोशिकाएं, और जो हमारे मेरुरज्जु स्पाइनल होते हैं उसमें 31 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं होती है, ठीक है। यहाँ पर 12 तंत्रिका कोशिकाएं हैं। तंत्रिका से किससे बना होता है? तंत्रिका से बना होता है। साथ ही साथ थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, ठीक है, बना होता है कौन? तो पीएनएस बना होता है। साथ ही साथ इसमें 12 जोड़ी, मस्तिष्क में 12 जोड़ी तंत्रिका, ठीक है, 12 जोड़ी तंत्रिकाएं और स्पाइनल में,
मेरु रज्जु में कितनी 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है। 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है किसमें? तो मेरु रज्जु में। फिर से समझ लीजिएगा, ये सभी पीएनएस के अंतर्गत आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है, यह निकलने वाली मस्तिष्क और मेरु रज्जु स्पाइनल कोड जो अवलंगाटा के पास होता है, अवलंगाटा का पास होता है, वहाँ से निकलने वाली जो होता है निकलने वाली तंत्रिकाओं से बना होता है। मस्तिष्क में 12 जोड़ी तंत्रिकाएं और हमारे मेरु रज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं। 12 जोड़ी का मतलब कि मस्तिष्क में 24 और हमारे मेरु रज्जु में 62 तंत्रिकाएं पाई जाती है। अब आइए देखते हैं, हमारा जो लास्ट है उसका नाम है, लास्ट जो हमारा है ANS। क्या नाम है? ANS, यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को देखने वाले हैं। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, चलिए, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से टर्म आते हैं इनको हम लोग देखने वाले हैं काफ़ी बेहतरीन ढंग से। ठीक है, और यहाँ से जो होते हैं क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं और काफ़ी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होता है। ठीक है, कि क्या जो होता है हमारा ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यह क्या करता है? अनुकंपी और पारा अनुकंपी इन क्रियाओं के द्वारा यह क्या होता है? इन क्रियाओं पर यह नियंत्रण करता है। किस पर? तो अनुकंपी और पारा अनुकंपी। अनुकंपी का इंग्लिश होता है सिंपैथी, अनुकंपी। ठीक है, और उसके बाद दूसरा होता है पारा अनुकंपी, पारा अनुकंपी। ठीक है, सिंपैथिक और पारासिम्पैथिक क्रिया पर। अब अनुकंपी क्या है और पारा अनुकंपी क्या है? ठीक है, जैसे कि हम लोग चलते हैं रातों में या फिर कहीं भी, एक बाइक देख लेते हैं हम लोग, एक बाइक हम लोग देख लेते हैं कोई क्रिया को, जैसे देख लिए हम लोग एक बाइक कि हमारी जो, जैसे हम लोगों ने देखा कि एकाएक कोई सांप आ गया हमारे सामने, तो हम लोग क्या होंगे? डर जाएंगे। डर, भय, इन सभी को नियंत्रित करता है। ब्लड शुगर को बढ़ाना, ठीक है, हृदय की धड़कन को बढ़ाना, यह सभी किसका काम है? तो अनुकंपी क्रियाओं के अंतर्गत आता है। हृदय की धड़कन को बढ़ाना, भय उत्पन्न करना, ठीक है, उसके बाद ब्लड प्रेशर को बढ़ा देना, यह सभी किसका काम है? तो यह अनुकंपी का। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना मेडुला ऑब्लंगाटा का काम है और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वह प्रतिवर्ती क्रियाओं पर क्या करता है? नियंत्रण, एकाएक नियंत्रण करता है। लेकिन जो हमारे ANS होता है अनुकंपी और पारा अनुकंपी, तो अनुकंपी के अंतर्गत जो आते हैं वह आता है, जैसे यहाँ पर रक्त का थक्का बनाना भी इसका काम होता है। ठीक है, जैसे भय उत्पन्न करना, ठीक है, किसका काम है? तो अनुकंपी क्रियाओं यानी अनुकंपी यानी सिंपैथिक क्रियाओं के अंतर्गत आते। रक्त का थक्का बनना, रक्त का, थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं और इसको बड़ा लिखते हैं। ठीक है, चलिए, भय उत्पन्न करना, ठीक है, रक्त का थक्का बनाना, क्या करना? रक्त का थक्का बनाना, यह सभी किसके कारण है? तो अनुकंपी सिंपैथिक के अंतर्गत आते हैं, अनुकंपी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हृदय की धड़कन को बढ़ा देना, हृदय की धड़कन बढ़ा देना, ठीक है, एक बार देखे और हृदय की धड़कनें बढ़ गई, ठीक है, हृदय की धड़कन बढ़ गई, या किसके कारण? तो अनुकंपी क्रियाओं के अंतर्गत आता है और ये सभी ANS के अंतर्गत, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ ब्लड शुगर को बढ़ाना, ब्लड शुगर का तो नाम आप लोग सुने ही होंगे। ब्लड शुगर जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है, रक्त जिसे शुगर चिनिया रोग भी कहा जाता है, ठीक है, यह किसके कारण होता है? तो यह हृदय ब्लड शुगर इंसुलिन की कमी से होता है। आइए अगले टर्म को देखने वाले हैं, पारा अनुकंपी यानी पारासिम्पैथिक जो होता है उसको देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? पारासिम्पैथिक के अंतर्गत जो क्या आता है, साथ जो आता है लार का स्राव कराना। इसके बाद इसमें अंतर्गत क्या आता है कि सामूहिक रूप से सामूहिक आनंद जो लेना, सामूहिक आनंद, यह सभी काम परानुकंपी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। सामूहिक आनंद यह सभी क्या आते हैं कि, और साथ ही साथ मूत्राशय ग्रंथियाँ जो होती है उनके संकुचन का काम जो होता है यह किसके द्वारा होता है? यह किसके द्वारा होता है? तो यह परानुकंपी क्रियाओं के द्वारा होता है।
मूत्राशय ग्रंथियों पर नियंत्रण, ठीक है, यह सभी कौन करता है, तो परानुकंपी क्रियाओं के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। फिर से समझिएगा, जैसे कि हम लोग कोई जैसे रात में सोए हुए हैं और क्या होता है एक बार कोई जग जाता है, तो ये सभी क्या होते हैं, अनुकंपी क्रिया तंत्र का यह जो चैप्टर है आप सभी को जरूर ही समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आप सभी कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा कि मेरी यह क्लासेज आप सभी को कैसा लगा, यानी जो हमने बायोलॉजी को स्टार्ट किया या बायोलॉजी आप सभी को कैसा लगा, तो जरूर ही कमेंट में, मुझे आशा है कि जरूर ही आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो पब्लिक कमेंट में बताइएगा, लाइव कमेंट में नहीं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।